जाबू नगर गई थी बैंक पीओ के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दे के वापस लौट रही थी। राजपुर पहुंचते पहुंचते रात के तकरीबन 9:45 बज गए थे। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब रिक्शा नहीं मिली तो मैं स्टेशन से आगे पैदल चलते चलते रोड पर रिक्शा ढूंढने लगी। तब मुझे एक रिक्शा दिखाई दी। रिक्शा 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 रिक्शा। भैया भैया भजनगढ़ चलोगे? मैडम मैं जा तो उधर ही रहा हूँ, पर पहले इन दोनों साहब लोग को छोड़ना है। अगर आपको एतराज ना हो तो बैठ जाइए। बहुत देर हो चुकी थी और मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर ये छोड़ दूँ तो घर जाने के लिए दूसरी रिक्शा नहीं मिलेगी। मैं बैठ गई। मैं तिरछी नज़र से देख रही थी कि दोनों लड़कों की नज़र ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तीनों मिले हुए हैं। अचानक से उन लोगों ने एक सुनसान गली में टर्न ले लिया। मैं चिल्लाई, भैया आप जवाब क्यों नहीं देते? या मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शॉर्टकट है मैडम। कैसा शॉर्टकट? भजनगढ़ तो उस तरफ है। पहले साहब लोग को ड्रॉप करना है, बोला तो था आपको। आप मुझे पहले छोड़ देते। ऐसे कैसे छोड़ दे? सबका हो गया बारी बारी से? हाँ भाई। हाँ चल बोतल ले बोतल। प्लीज़ उन लोगों को पकड़ लो। मेरा वीडियो वायरल मत होने दो प्लीज़। तुम बहादुर लड़की हो, बस एक बार ये टेस्ट करा लो, उसके बाद उनकी टांगें तोड़ने से लेकर खाल उधेड़ने तक का काम हमारा है। कल रात की ठंडी ने पिछले 15 सालों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और आज सुबह एक ऐसी शर्मनाक खबर सामने आई है जो आप सभी को खौफ से हिला के रख देगी। जाबू नगर से बैंक पीओ एग्जाम देकर लौट रही एक नौजवान लड़की का उसके ऑटो चालक और उसके सह यात्रियों ने मिलकर गैंगरेप किया। सूत्रों से खबर मिली है कि उन दरिंदों ने लड़की का रेप करने के बाद उसकी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन वो बहादुर लड़की उन अज्ञात बलात्कारियों से लड़ती रही और अपनी जान बचा पाई। वो लड़की वाकई में एक सर्वाइवर है। कड़ाके की ठंड में यहाँ राजपुर में हुए इस गैंगरेप की वारदात ने आज से ठीक 4 साल पहले हुए भयंकर निर्भया केस की यादें ताजा कर दी हैं। लड़की फाइटर है। डॉक्टर, उन्होंने जो जहर पिलाने की कोशिश की, क्या उसके पेट में भी गया? लकीली नहीं। डॉक्टर, वो जहर क्या था? कोई कीड़े मारने वाला पेस्टिसाइड मालूम होता है। मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के बाद। अभी और कुछ टेस्ट करने बाकी हैं। डॉक्टर 1 सेकेंड प्लीज। डॉक्टर, आप उनके सीमेन सैंपल प्लीज प्रिजर्व कर लीजिएगा। हमने प्राइवेट पार्ट्स के स्वैब्स लिए हैं, दोनों में सीमेंट डिटेक्टेड है और मैं विक्टिम के कपड़े भी एनालिसिस के लिए भेज रही हूँ। प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी ज्यादा है क्या? सबसे गहरे घाव तो माइंड पर होते हैं ऑफिसर। कभी कभी हमारी सोच भी सुन पड़ जाती है कि कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है। साहब, स्टेशन एरिया में रिक्शा चलाने वाले सभी ड्राइवर को मैं जा रहा हूँ, उनमें से कोई ऐसा नहीं कर सकता। कल रात को जितने भी ड्राइवर अपने ऑटो के साथ सड़क पर थे वो सब के सब मुझे थाने में चाहिए। लेकिन साहब, जो लेडीज है उसने रिक्शा का नंबर देखा था क्या? पता नहीं, अभी तक उससे बात नहीं हुई है। सर, राजपुर रेलवे स्टेशन से मिलन नगर से डायमंड मार्केट चौक होते हुए रिक्शा भजनगढ़ की तरफ बढ़ रहा था।
हमने प्रियंका को फलों की मंडी से पिकअप किया, उसने हमें वहीं से फोन किया था। स्टेशन से लेकर फलों की मंडी तक जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज रेडी करो। सर लड़की की क्या कंडीशन है? स्टेबल है सर, बट कुछ टेस्ट बाकी हैं। स्ट्रांग लड़की है, जैसे ही वो इस कंडीशन में आ जाए कि उससे बात हो सके, मुझे बात करनी है उससे। संजय, नाश्ता रेडी है बेटा, जल्दी आ जा। आया मम्मी। गुड मॉर्निंग डैड। तेरा ZQC डिजिटल का इंटरव्यू था ना? अभी ईमेल आया नहीं उनका, आजकल में एक्सपेक्टेड है। उनका ऑफिस गुड़गांव में है ना? लेकिन हो सकता है पोस्टिंग मुंबई में हो। वो पूरा नया डिवीजन सेटअप कर रहे हैं वहाँ। अरे प्रदीप, दुकान पे नहीं चल रहा है क्या? हाँ पहुंचे, मैं आ रहा हूँ बस। मैं स्टेशन के पास रिक्शा लगाता हूँ साहब, लेकिन सिर्फ दिन में, नाइट नहीं करता। तो नाइट में तेरा ऑटो रिक्शा तूने कैसे दे रखा है? किसी को भी नहीं साहब, 7:30 के बाद रिक्शा घर के बाहर खड़ी करता हूँ। देखिए, अभी इस केस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। सर हॉस्पिटल के सूत्रों से पता चला है बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश भी हुई। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि लड़की सेफ है, आउट ऑफ डेंजर है, और हम कल्प्रिट्स को पकड़ने की पूरी तैयारी में लगे। सुना है कि ये हादसा शहर के एक ऐसे एरिया में हुआ है जहाँ की पुलिस टीम पेट्रोलिंग करने के बजाय चादर ओढ़कर आग सेक रही थी। अगर आप एक सेंसिटिव केस में जबरदस्ती का ड्रामा डालना चाहती हैं तो प्लीज गो अहेड, हमें कोई मतलब नहीं है आप लोगों की टीआरपी से। सर पॉइंट की बात यह है कि आपकी टीम ने काम नहीं किया। आपको जो अनुमान लगाना है आप लगा सकते हैं। सर प्रेस को भेज देना बहुत आसान है सर, लेकिन क्या आप उस पेट्रोलिंग टीम पे इंक्वायरी बैठाएंगे कि नहीं सर? राजपुर रेलवे स्टेशन, मिलन नगर, डायमंड मार्केट चौक से होते हुए भजनगढ़ तक के सारे सीसीटीवी कैमरा के कल शाम 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक के फुटेज चाहिए। टाइम अब भी चाहिए, और हाँ, फलों की मंडी का भी। मैं तीनों को डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। उनके चेहरे मुझे थोड़ी बहुत याद है। तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है प्रियंका, हम तुम्हें कई ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के फोटोग्राफ्स दिखाएंगे, उनमें से तुम उस एक आरोपी को पहचान सकती हो। रही बात बाकी दो की, तो उन्हें अच्छे से याद करके हमारे स्केच आर्टिस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो। वो दोनों यंग थे सर, मेरी उम्र के या मुझसे थोड़े बड़े। मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ सर। सर सीसीटीवी फुटेज का एक मसला है। संध्या, इस वक्त मुझे मसला नहीं, हल चाहिए। सर एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं। What? यस सर, रेलवे स्टेशन के बाहर का कैमरा काम तो कर रहा था, पर उससे भी कुछ ज्यादा हेल्प मिलेगी नहीं। बस सर इतना ही है। जाबू नगर रेलवे पुलिस भी अपने स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज हमें भेज रही है। वैसे सर वहाँ की पुलिस ने हमें कंफर्म किया है कि प्रियंका ने शाम को 5:15 पे वहाँ से ट्रेन ली थी। हम प्रियंका पाल के स्टेटमेंट क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी है वो तीनों रेपिस्ट, ये नहीं कि जाबू नगर से वो कितने बजे रवाना हुई, कौन सी सीट पर बैठी थी, उससे पहले पीओ एग्जाम में उसका सीट नंबर क्या था, नथिंग। मुझे वो तीनों मुजरिम चाहिए बस। आई नो सर, मैंने ये फुटेज सिर्फ इसलिए मंगवाए थे ताकि मैं चेक करना चाहती थी कि प्रियंका का कोई पीछा तो नहीं कर रहा था। वो ऑटो वाले पैसेंजर्स, रास्ते में वो ऑटो किसी एक सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ होता तो उसका नंबर तुरंत मिल गया। सर सिर्फ उस रूट के नहीं, शहर के सारे सीसीटीवी सभी जोन के बंद पड़े हैं। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है? सर, स्टेशन से ऑपरेट करने वाले सभी 85 ऑटो ड्राइवर्स राउंड अप हुए हैं। आसपास के 74 ऑटोज को राउंड अप किया है, लेकिन सर शहर के सभी ऑटो ड्राइवर्स को अंदर लेने में काफी समय लगेगा। प्रियंका पाल आज डिस्चार्ज होने वाली है, अगर वो मैनेज कर सकती है तो उसे सीधे यहाँ लेकर आओ, हम उसके घर नहीं जाएंगे। अगर हम उसके घर गए तो मीडिया गिद्ध की तरह उस पर टूट पड़ेगा। मैं प्रियंका को यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ। अपने बेस्ट स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, हमें फास्ट नहीं बल्कि बहुत फास्ट आगे बढ़ना है। पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस वालों की कार्रवाई से आप सेटिस्फाइड नहीं है? पुलिस की कार्रवाई से, मैं पुलिस की आप कार्रवाई, पुलिस से हमें जीरो कोऑपरेशन मिल रही है। हमें ब्रेव हार्ट रेप सर्वाइवर से एक बार मिलने तक नहीं दिया गया, पर हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एक लड़की एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। इसके पिता मानसिक रूप से दुर्बल हैं और एक छोटा भाई है जो अभी भी पढ़ रहा है। हर टैक्स पेयर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी मेहनत की कमाई से एक तो सड़कें बने और दूसरा ये कि सड़कों पर औरतों की सुरक्षा मेंटेन रहे। आप ये जानकर शॉक रह जाएंगे कि शहर का कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। ये सीसीटीवी आपके और हमारे टैक्स के पैसों से खरीदे जाते हैं। इलेक्शन के दौरान सारी पार्टियां लंबे लंबे मैनिफेस्टो जाहिर करती हैं औरतों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन क्या हमारे नेतागण दिल से ये चाहते हैं कि शहर की सारी औरतें सुरक्षित रहें, या उन्हें बस अपनी कुर्सियों की सुरक्षा ही प्यारी है? और क्या प्रशासन और पुलिस सिर्फ अपनी नौकरियां सेफ रखना चाहती हैं? Is this a joke, उमेश शर्मा? ये कोई भद्दा सा वाहियात मजाक है क्या?
एक भी सीसीटीवी कैमरा चल नहीं रहा था। सर कॉर्पोरेशन वाले कह रहे हैं कि कंट्रोल रूम में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी। तो फिर मॉनिटरिंग टीम क्या कर रही थी? रात भर बैठकर ब्लैंक स्क्रीन्स को घूर रही थी या फिर खर्राटे मार रही थी? चलो सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, पर पेट्रोलिंग टीम को क्या हो गया था? कड़ाके की ठंड में बर्फ की तरह जम गई थी या फिर हमारी काबिलियत पर जंग लग गई है? सर हम इस केस को क्रैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने अगर तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिखाया तो ये केस चंद घंटों में बवंडर का रूप लेगा। प्रियंका, उस ऑटो रिक्शा का नंबर याद है तुम्हें? कुछ भी देखा हो तुमने, थोड़ा सा भी देखा हो? रिक्शा रिक्शा। बस बाकी ऑटो जैसा ही था। तुम्हें ऑटो के अंदर का कुछ याद है? कोई पोस्टर, कोई फोटो, म्यूजिक, लाइटिंग, कुछ भी याद है? कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। प्रियंका, ये हमारे स्केच आर्टिस्ट हैं। तुम इनको जैसा हुलिया बताओगी ना, ये हूबहू वैसा ही स्केच बनाते जाएंगे। अगर तुम उन तीनों आदमियों के चेहरे याद कर सकते हो तो याद करो और बताओ हमें प्लीज। देखो प्रियंका, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए वो सब याद करना बहुत ही दर्दनाक है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब थोड़ी और हिम्मत दिखाओ और उन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करो। सर, क्या वाकई उस रात पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर नहीं थी? और पूरे रूट पर सीसीटीवी बंद रहना और सारे शहर में भी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से डेंजरस है। अक्सर हमारी गलतियां सिर्फ गलतियां नहीं रह जाती, एक से एक बढ़कर भयंकर हादसों के लिए रास्ता भी खोल सकती है। विक्टिम के साथ जो घोर अन्याय हुआ वो सिर्फ मुजरिमों की विकृति के कारण नहीं हुआ, वो हमारी पुलिस ऑफिसर्स की गलतियों के कारण भी हुआ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हम कितने गुस्से, कितने जोश के साथ गए होंगे फील्ड पर। हमारे पास 3 रफ स्केचेस थे, उन 3 रेपिस्ट के जिन्होंने प्रियंका पाल पर कहर बरसाया था। राजपुर और जामुनगर के हर खबरी के पास इन तीनों के स्केचेस होने चाहिए। अपर लिमिट है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर ये तीनों मुझे लॉकअप में चाहिए। भाई चाय देना एक और। साहब, किसी का कंट्रोल रूम में फ़ोन आया है, गैंग रेप के आरोपी की जानकारी दी है। क्या कह रहा था? सर वो कह रहा था दोनों लड़के संतराम कॉलोनी के, एक का नाम संजय सिंह, दूसरे का नाम प्रदीप चौहान। वो एक बात थी जो मैं कल से बताना चाह रहा था लेकिन डर लग रहा है। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो बेझिझक बता दीजिए। सर दरअसल वो अखबार और टीवी पर आया था गैंग रेप केस के बारे में, उसी के बारे में बात करनी है। क्या जानते हो आप गैंग रेप केस के बारे में? सर कल पान की दुकान पे एक बंदा पान वाले को 3 स्केचेस दिखा रहा था, एक रिक्शा वाले का और 2 लड़कों का। सर मुझे ऐसा लगता है मैंने उन लड़कों को आज देखा है। अरे पुलिस वालों ने पूरे शहर में बड़े स्केचेस करवाए। हाँ यार, आज हमारे कॉलोनी के पास भी एक बंदा लेकर घूम रहा था। अबे टेंशन मत ले यार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साला उस दिन अगर वो पेस्टिसाइड की बोतल खाली ना होती ना तो उस लड़की को वहीं खत्म कर देते। एक काम करते हैं ना, 2-3 दिन के लिए राजपुर से निकलते गए। नहीं सर, मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, वो संतराम कॉलोनी के लड़के हैं। एक है संजय सिंह और दूसरा है प्रदीप चौहान। संजय सिंह और प्रदीप चौहान, इन दोनों को अभी कभी उठाओ, तुरंत।
ब्रेकिंग न्यूज, राजपुर गैंगरेप केस के 2 आरोपी पुलिस के हिरासत में हैं। उनके नाम संजय सिंह और प्रदीप चौहान बताए जा रहे हैं। ये 2 लड़के कौन हैं? इनकी आइडेंटिटीज क्या है? हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया। सर सुनिए सर। सर क्या हुआ है सर? क्या हो गया सर? सर क्या बात हो गई सर? शेख चौबे, अपने 30 से साथी उस रिक्शा वाले का नाम बोलो। कौन रिक्शा वाला सर? सर आपको सॉलिड गलतफहमी हुई है सर। सॉलिड जुर्म हुआ है। तुम दोनों ने उस रिक्शा वाले के साथ मिलकर ना सिर्फ एक लड़की का फायदा उठाया है बल्कि सर आप गलत समझ रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारी कॉरपोरेशन की गलतियों का भी फायदा उठाया है। इस वक्त ये गैंग रेप तुम लोगों से ज्यादा हम लोगों के सर मढ़ा जा रहा है। गैंग रेप? बंद अपने बंद आप। बाजू हो जाइए मैम, पीछे प्लीज, पीछे सब बाजू जाइए प्लीज। इसके साथ कार्रवाई लड़कों को आप क्या पहले से पहचानती है मैम? मैम क्या पहचानती है उसको? मैम उस रात क्या हुआ था? मैम बताइए। डरो नहीं प्रियंका, एक तरफा शीशा है। तुम उन्हें देख पाओगी पर वो तुम्हें बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। यही 2 थे मैडम, एंड तीसरा वो ऑटो रिक्शा वाला था। हमारा बेटा संजय ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो एमसीए कर रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है सर। सर आप पूरी कॉलोनी में, उसके कॉलेज में कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, अगर किसी ने एक लफ्ज भी उसके बारे में बुरा बोला ना तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। जिस लड़की के साथ इन तीनों ने रेप किया है ना, उसी लड़की ने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया है। सर वो लड़की झूठ बोल रही है। क्यों? वो क्यों झूठ बोलेगी? गरीब घर की पढ़ी लिखी लड़की अपनी बदनामी क्यों करवाना चाहेगी वो? और मेडिकल रिपोर्ट भी झूठ बोलेंगे? हो सकता है उसे पहचानने में कोई गलती की हो सर। आपके लड़के ने किसी राह गुजरती लड़की पे कमेंट या सीटी नहीं मारी जो वो लड़की उसे देख नहीं पाई या पहचान नहीं पाई। और अभी आप ही ने तो कहा था ना कि वो 5 फरवरी की रात को घर से बाहर था। उस रात वो अपने एक दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था। अब तू रात को घर वापस आएगा भी या सीधे सुबह आएगा? माँ चाबी है मेरे पास, आप लोग सो जाओ आराम से। बोल ले बोल ले। जब तेरे बच्चे होंगे ना तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप को कितनी टेंशन होती है जब बच्चे रात को घर नहीं आते। ड्रामा। गुड नाइट। और सर अगर संजय ऐसा लड़का होता तो उसके लक्षण हमें पहले ही नजर आ जाते सर। अगर लक्षण सींग और पर जैसे नजर आते ना तो एक भी वैशी दरिंदा रोड पे घूमता नहीं दिखता। भानु प्रताप जी, ये फैक्ट है कि आपका बेटा उस रात घर पे था ही नहीं। आपका बेटा प्रदीप, उसका दोस्त संजय और एक रिक्शा वाला जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इन्होंने एक 22 साल की लड़की के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है, नोच नोच के रेप किया उसका। नामुमकिन, प्रदीप ऐसा कर ही नहीं सकता है। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं 5 फरवरी की रात को घर पे था सर। मैं संजय से मिला तक नहीं। हाँ सर, और ना ही मैं मिला हूँ प्रदीप से और ना किसी ऑटो वाले से सर। ये सब झूठ है सर। अच्छा, लड़की ने खुद आइडेंटिफाई किया है तुम दोनों को, और हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है जिसने तुम दोनों को चाय की टपरी पर बात करते सुना। तुम दोनों राजपुर से भागने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि तुम दोनों को पता चल गया था कि पूरे शहर में तुम दोनों के स्केचेस घुमाए जा रहे हैं। अब जितना जल्दी हो सके मेरे 2 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, वो रिक्शा वाला कौन है? सर मैं नहीं जानता हूँ सर किसी रिक्शे वाले को। सर मैं भी नहीं जानता हूँ सर। दूसरा सवाल, ऐसा तुमने और कितनी लड़कियों के साथ किया है? सर देखो, तुम दोनों पर रेप का चार्ज तो लग ही चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगेगा क्योंकि तुमने सर स्टॉप प्लीज। सर ये सब झूठ है। मैं आपको सबूत के साथ बता सकता हूँ सर। सबूत? हाँ सर। चल दे। सर एक्चुअली मैंने झूठ बोला था अपने मॉम डैड से कि मैं जॉइंट स्टडी के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ सर। एक्चुअली मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था सर। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, एड्रेस और नंबर दे। सर मैं वो नहीं बोल सकता सर। तू नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं, हम बुलवा लेंगे तेरे से। शेख चौबे, धीरे धीरे
इन दोनों में से कोई भी जान से नहीं मरना चाहिए। और जब तक ये नाम नहीं बता देते तब तक पानी वानी कुछ नहीं, सब कुछ उसके बाद। और याद रहे, धीरे धीरे, सिर्फ हाथों से। सर हमारी बात सुनो सर। सर लिसन टू मी सर। सर हमें क्यों फंसाया है सर? संजय सिंह और प्रदीप चौहान के फोन रिकॉर्ड्स तो आ गए हैं, पर 5 फरवरी की रात की दोनों के फोन के पिन पॉइंट लोकेशन रिपोर्ट भी चाहिए मुझे। ब्रेव हार्ट गैंग रेप सर्वाइवर ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, जिन्हें पुलिस ने आज सुबह संतराम कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। हालांकि दोनों ही लड़के अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि दोनों ही पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। एक है संजय सिंह जो MCA फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा प्रदीप चौहान जो BCom ग्रेजुएट है, जो अपने फादर की मशहूर नमकीन चेन संभालता है। एक गरीब घर की मेहनती लड़की जो बैंक PO का एग्जाम देकर घर लौट रही थी। मत देखो दीदी, क्यों टॉर्चर कर रही हो अपने आप को? मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। सीधे स्टेशन पहुंच जाना चाहिए था आपको लेने। ना तुझे पता था, ना मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं लड़ूंगी उन तीनों से, छोड़ूंगी नहीं उन तीनों को। वो लोग मेरी बॉडी हर्ट करके गए, मेरा माइंड नहीं। और अब भी मुझ में बहुत ताकत बाकी है। तुम दोनों के सीमेंट सैंपल चाहिए, 10 मिनट दे रहा हूँ। चलो पकड़, चलो। अबे उठेगा कि नहीं? उठ। आप देखिए और क्या हो सकता है, मैं किसी और वकील से बात करता हूँ। क्या कहा एडवोकेट मिश्रा ने? कह रहे थे कि अभी पुलिस कस्टडी में है तो जमानत नहीं हो सकती, कोर्ट में पेशी होगी, बाद में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वहां पुलिस संजय के साथ मारपीट कर रही होगी ना? उनमें से क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। आप बस मेरे बेटे को घर ले आइए। उन्हें पैसे वैसे जो भी चाहिए ना दे दो, बस संजय को घर ले आओ। सर, इस संजय का सेलफोन लोकेशन 5 फरवरी की रात को 10:05 से लेकर 2:30 बजे तक फलों की मंडी में शो कर रहा है। और ये प्रियंका पाल 9:45 को निकली थी स्टेशन से। यस सर। जब हमने उसे पिकअप किया तब सुबह 4:30 बज रहे थे, और उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसके कुछ देर पहले तक वो लोग उसके साथ रेप कर रहे थे। ये संजय कह रहा है सर कि ये तकरीबन रात को 2:30 बजे के आसपास अपने घर वापस लौटा। अपनी किसी गर्लफ्रेंड का एलिबाई दे रहा था। लेकिन प्रदीप, उसका फोन लोकेशन उसका घर दिखा रहा है पूरी रात। सर, प्रदीप और संजय इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मैंने 2 बार स्कैन किए, बट इनमें से कोई भी कॉलर ऑटो नहीं चलाता है। शातिर है, फोन पर बात ही नहीं होती होगी। मैंने इन दोनों के फोन चेक किए, लेकिन इन दोनों के फोन में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला जैसा वीडियो प्रियंका पाल ने हमें बताया। हो सकता है वो वीडियो इन दोनों ने डिलीट कर दिया हो। इन दोनों के फोन मैंने फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिए हैं, शायद वो उस वीडियो को रिट्रीव कर सके। संध्या, प्रवीण, इन दोनों को तोड़कर तीसरे रेपिस्ट का पता लगाना बहुत जरूरी है हमारे। सर, जो तीसरा आदमी था, रिक्शा ड्राइवर, उसकी जरूर कोई ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही होगी। हिस्ट्री शीटर से वो स्कैन किया था। हमने इलाके के हर रेप और मोलेस्टेशन के हिस्ट्री शीटर की तस्वीरें दिखाई थी लड़के को। लेकिन संजय का 1:30 बजे तक क्राइम सीन के पास रहना और फिर 2:30 बजे घर लौटना, ये मैच नहीं हो रहा। एविडेंस को ब्लॉक करने की कोई चाल हो सकती है। ये गर्लफ्रेंड वाला एलिबाई भी कोई चाल ही होगी, झूठा बहाना। उसकी बात पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं था, तो हमने गर्लफ्रेंड वाले एलिबाई, इस बहाने को टटोला, जिसे अब तक हम झूठ मानकर चल रहे थे। पर सच था। सच था, और यह सच एक भयंकर शौक था हमारे लिए। संजय, वेट कर रहा हूं मैं। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, नंबर, एड्रेस बोल। सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे सर। सर प्लीज उसको इस झमेले मत घसीटिए सर। संजय, तू अपने आप को इस झमेले में गर्दन तक घसीट चुका है। अब तू सोच ले, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताकर अपनी जान बचाना चाहता है या फिर नाम छुपाकर जान कमाना चाहता है? सर, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका पाल है सर। क्या बोला तूने? फिर से बोल। प्रियंका पाल सर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, आगे बोल। हाय।
हाय। ये किसका घर है? मेरी एक फ्रेंड का। सो हाउ वाज एग्जाम? बिल्कुल मेरी तरह, टॉप क्लास। ओह, तो टॉप क्लास एग्जाम का सेलिब्रेशन होने वाला है आज। क्या खिलाओगे? क्या पिलाओगे? संजय तू अभी भी गेम खेल रहा है हमारे साथ? सर मैं आपको सब सच सच बता चुका हूँ सर। मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका पाल के साथ था सर। तुम दोनों ने जो 2 कौड़ी का प्लान बनाया ना, बहुत ही सस्ता प्लान है। और तुम लोग ये मान के चल रहे हो कि हम लोग तुम्हारी तरह ढक्कन है। हमारा कोई प्लान वैन नहीं है मैडम। हमारी लाइफ के तो ऐसी लग चुकी है। हमारा जॉब वॉब करियर वरियर सब कुछ खत्म हो चुका है सर। फिर काय का गेम प्लान? गेम ये है बेटा कि जिस प्रियंका पाल नाम की लड़की के साथ तुम तीनों ने पूरी रात रेप किया, अब तू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है? प्रियंका पाल के साथ? हाँ, प्रियंका के साथ। ये किसने बताया आपको? कल का पैदा हुआ समझ रहा है हमें? हाँ, जो विक्टिम का नाम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा है। सर विक्टिम कौन है मैं जानता तक नहीं हूँ सर। सर मैं भी जानता हूँ सर उस प्रियंका पाल को। सर प्रियंका पाल विक्टिम है? एक बात तो सही है सर, हम लोगों ने विक्टिम का नाम कभी ओपनली नहीं लिया है। और सर हॉस्पिटल में भी उसका नाम झूठ बताया। फर्स्ट टाइम अलका बताया। ये कैसे हो सकता है कि संजय अपनी गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका पाल बता रहा है? कोई तो गेम खेला जा रहा है। साला तूने पटा लिया था उसको? तूने बोला तो तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ट्राई मारता हूँ। आज नहीं तो कल फोन आ जाएगा। फोन आ गया तो चले जाएंगे। हाँ, क्या कब है तेरा इंटरव्यू? इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन? क्या इंट्रोडक्शन? कौन है भैया प्रियंका? ये क्या गेम क्या खेल रहा है लड़की के साथ? पागल है क्या? अबे गले से फुर्सत मिलेगी तो गेम खेलूंगा ना, वो भी अपना फेवरेट गेम क्रिकेट। प्रियंका सही है यार, पर इंटरेस्ट नहीं है मेरे को इसमें। पकड़ में चिपक रही है यार। तो मेरे को चिपका दे। योर ब्रदर इज सिंगल ब्रो। सीरियसली? हाँ सीरियसली भाई, मैं भी तो क्रिकेट खेलूंगा। चल ले, तू नंबर ले, मैं तुझे ब्लॉक करने वाला था वैसे भी। पहले कॉल में एग्री हुई थी यार डेट के लिए, और फिर डेट के बाद तो मतलब तू रात को उसके साथ था? हाँ, पर उसने सामने से बुलाया था मुझे। वो अपना बैंक पीओ का एग्जाम देकर लौटी थी। पहले वो तेरा काट रही थी और मुझसे बदला ले रही थी कि मैं उसको घास नहीं डाली। ये पुलिस क्या बोल रही है यार कि हम एक चाय की टपरी पर बैठकर राजपुर छोड़ने की बात कर रहे थे स्केचेस देख के। यार ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। जो बात हमारे बीच में हुई नहीं है किसी ने सुन कहाँ से ली? सर ये नंबर है 444566781। ये नंबर से फ़ोन आया था और संजय प्रदीप की टिप दी थी बंदे ने गैंग रेप केस के बारे में। विशाल कुमार जोशी। जी सर। अगर तुम्हारी टिप हमें नहीं मिलती ना तो ब्रेवार्ड गैंगरेप केस के वो 2 आरोपी पकड़े ही नहीं जाते। सर मैंने पहले ही कहा था मुझे सब में इन्वॉल्व नहीं होना। बस थोड़ी सी बात करनी है तुमसे, चलो हमारे साथ। जेके कॉम्प्लेक्स, जहाँ से सर मुझे लेकर आए उसके बाहर ही एक चाय वाला है, वहीं पे सुनी थी मैंने उन दोनों की बातें। और तुम इन दोनों को, संजय सिंह और प्रदीप चौहान को पहले से जानते हो? नहीं सर, पर्सनली नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो संतराम कॉलोनी में रहते हैं। तुम तो शहर के दूसरे छोर पर रहते हो, हाशिमपुरा, अपने किराए के मकान में। फिर तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? सर वो हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। उन कॉमन फ्रेंड्स के नाम, नंबर और एड्रेस? सर सिर्फ कॉमन फ्रेंडशिप तो इनके बीच ही कुछ लगती है। डिटेल में बताओ। सर 3 महीने पहले इस विशाल कुमार जोशी के नंबर से प्रदीप चौहान के नंबर पे कॉल्स हुए हैं। फिर से विशाल कुमार जोशी एक दूसरे नंबर 4456788123 पे लगातार टच में था। और सर यही नंबर 4456788123 ये नंबर 5 फरवरी की रात को 9:30 बजे संजय सिंह के टच में था। और सर रात 2:30 बजे तक फलों की मंडी में इसका लोकेशन था, और वही लोकेशन जो संजय सिंह के फोन का था। ये फ्रेंड्स नेटवर्क किसी सोशल नेटवर्क से कम नहीं लगता। दोस्तों के दोस्तों के दोस्त, तो फिर दुश्मन कौन है भाई? सर वैसे प्रियंका पाल के स्टेटमेंट को हमने कभी डाउट तो किया नहीं है, पर फिर भी सर
एक बार क्रॉस चेक करने के लिए उसका फोन रिकॉर्ड स्कैन किया, लोकेशन रिपोर्ट स्टडी की। और सर फिर पता चला कि प्रियंका पाल राजपुर रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट फलों की मंडी पहुंची। उसने कभी मिलन नगर या फिर डायमंड मार्केट चौक क्रॉस ही नहीं किया। संजय मेरी जान, आज तुम्हारा लकी दिन है या लकी रात समझो। किसी घर का इंतजाम हुआ? जब मूड हो और मौका हो तो इंतजाम अपने आप ही हो जाता है, समझे? चल एड्रेस भेज। तुम्हें वो फलों की मंडी पता है? और सर जिस नंबर से ये कॉल आया था संजय को, वो नंबर यही है 445678 और इनफैक्ट सर इस नंबर से हमारे आदर्श नागरिक विशाल कुमार जोशी टच में थे। यह है विशाल कुमार जोशी, जानते हो इसे? ऑफ कोर्स सर, मैं जानता हूँ इसे। हाँ सर, मैं भी जानता हूँ इसे। यही है वो आदर्श नागरिक जिसने हमें तुम दोनों का नाम बताया। यही है वो जो चाय की टपरी के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था। और ब्रेव हार्ट गैंग रेप सर्वाइवर प्रेमिस प्रियंका पाल, उसने तुम दोनों को आइडेंटिफाई किया। उसने ये कहा कि उन 3 रेपिस्ट में से तो तुम थे। सर विशाल ने तो मुझे प्रियंका से मिलवाया था। क्या बात कर रहा है? मुझ में इंटरेस्टेड? और नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? अरे उस दिन देखा नहीं क्या रेस्टोरेंट में जब तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने? कैसी बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी उसकी। तुझे भाई गलत फहमी हो रही है, मुझे लड़कियों में रद्दी पर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? सर उस दिन के बाद प्रियंका ने मानो स्टॉकिंग शुरू कर दी सर। फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज, मिलो मिलो मिलो। मैंने बोला सर उसे मुझे नहीं मिलना है तुझसे, तो सर उसने मुझे सामने से बोला कि मुझे परमानेंट कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वन नाइट स्टैंड चाहिए। तो सर मैंने तो कान पकड़ लिए, मैंने बोला इस काम में नहीं पड़ना है मुझे। सर तब संजय इंटरेस्टेड हो गया सर। दुपट्टा ओढ़ लो प्रियंका, अभी तक तो यही रहा है, थोड़ा और भी रहेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपने वो तीसरे आदमी रिक्शा वाले को पकड़ लिया? प्रियंका वो रिक्शा चलाता है या नहीं चलाता ये तो नहीं पता, पर इस खेल में तीसरा तो है। चले। सर हमने विक्टिम के कपड़े सीमन एनालिसिस के लिए भेजे थे, उसके वजाइनल और एनल स्वॉब्स लिए थे। डॉक्टर, इस केस में अब तक हमें एक से बढ़कर एक शॉक लगा है। उम्मीद करता हूं कि आपके शॉक का वोल्टेज इन सब से तगड़ा होगा। सब विक्टिम ने कहा था ना कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। सब मैं विक्टिम के स्टेटमेंट्स पर कोई सवाल तो नहीं करना चाहती, पर जो हुआ है और उसने जो कहा है उसमें काफी फर्क है। बैठो प्रियंका, अब आराम से दिमाग लगाओ और सोचो और ऐसी कहानी बनो जो बिल्कुल दर्द भरी हो, ठीक वैसी ही जैसी तुमने 5 फरवरी की रात को बनाई थी। क्या हुआ? उन्होंने पकड़ लिया मुझे। अब क्या? तुमने मुझसे कहा था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लान काम करेगा। छी विशाल, तुमने मुझे किस टाइप की लड़की समझ रखा है? एक बात बताओ, बैंक के पीओ के एग्जाम में हजारों लोग बैठते हैं और वैकेंसी कितनी होती है? सिर्फ 200। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारा लक है ना कमजोर चल रहा, थोड़ा समझो। हाँ वो ठीक है, बट आई रियली लव यू विशाल। तुम मुझे किसी और के साथ में सोने के लिए बोल रहे हो? मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो, लेकिन ये मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसका मतलब है आज मुझे प्रदीप के साथ सोना पड़ेगा और कल किसी और के साथ? नो नो नो, जस्ट वंस, बस एक बार। देखो प्रदीप बड़े बाप की औलाद है, उसके साथ सिर्फ एक बार सेक्स करो बस, फिर बोल देंगे कि रेप किया, उसको रेप केस में फंसा देंगे। इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, ऊपर से वो बिजनेस में उनको नाम वाम का बड़ा टेंशन होता है। उसका बाप सीधा कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करेगा, 30-35 हम मांग देंगे, 20 तो दे देंगे। इनका 20 लाख रुपए नहीं दिए तो? यार तुम देख, तुम नेगेटिव क्यों सोच रही हो? वैसे भी नेगेटिव चीज़ें कम है क्या आसपास? यहाँ पे तुम्हारे पापा का दिमागी हालत ठीक नहीं है, वहाँ तुम्हारा भाई कब ग्रेजुएट होगा, कब जॉब लगेगी, और तब तक देखो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बैंक के पीओ एग्जाम में मेरा नंबर लगना ही लगना है। आंखें खोल कर सोचो, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, यहाँ रोटी एक है और खाने वाले 1000, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रदीप है और एक तुम। सोचो स्ट्राइक रेट क्या है। प्रदीप नहीं फंसा तो संजय सिंह को टारगेट बनाया तुमने?
ये संजय मेरे पे जान छिड़क रहा है। क्या लगता है कितने पैसे मिलेंगे? प्रदीप चौहान से जितना पैसा निकल सकता है उतना तो नहीं निकलेगा, लेकिन 10-1 लाख तो आराम से निकल सकते हैं। अरे बाप बैंक में सीनियर ऑफिसर है, कोठी है, फ्लैट इन्वेस्टमेंट होंगे, तो कम से कम 15 लाख तो मिल ही सकते हैं। अगर फिर भी बाय चांस मैं ये संजय के साथ में सेक्स करती हूँ और रेप रोती हूँ, उससे पैसे मांगती हूँ, अगर बाय चांस मेरा नाम आ गया तो यार मेरे बैंक के पीओ एग्जाम्स पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? यार प्रियंका, आजकल रेप हुई लड़की को सर्वाइवर बोलते हैं और उसका नाम कोई नहीं लेता। यार उसे तो सहानुभूति मिलती है मीडिया से, सोशल मीडिया से। रिक्शा फलों की मंडी चलोगे भैया? हाँ। संजय से बात हो गई है, वो ऑन द वे है। तुम अंदर बैठो और जैसे ही सब खत्म हो जाता है मुझे कॉल कर देना। ठीक है, उसका वेट करना तुम। ठीक है। सो अब फिर कब करेंगे एंजॉय? जल्द ही। चलो कपड़े उतारो। क्या? अरे घाव के निशान बनाने हैं ना, लगना चाहिए रेप हुआ है। टेस्ट मत करना, टेस्ट मत करना। छी! गैंग रेप की कहानी ये है जो तुम पुलिस को बताओगी, और कुछ ऐसा है कि 3 लोगों ने तुम्हारा गैंग रेप किया, जिसमें से 2 तो थे संजय और प्रदीप, और तीसरा होगा एक मनगढ़ंत रिक्शा ड्राइवर, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर संजय ने तुम्हें ये पेस्टिसाइड पिलाकर जान से मार डालने की कोशिश की, लेकिन तुम लड़ी, जी जान से लड़ी, और ये जहर तुमने अपने मुंह में नहीं जाने दी। फिर क्या, बॉटल खाली हो गई, वो लोग घबरा गए। अब क्या करेंगे? तो उन्होंने तुम्हारा वीडियो निकाल लिया और तुम्हें धमकाया कि हम इसे वायरल कर देंगे। गरीबी, मजबूरी, इसलिए तुमने इतनी घिनौनी हरकत की? हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, हम सच कह रहे हैं सर। तो वो लोग जो गरीब हैं, मजबूर हैं, फिर भी मेहनत करके ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं, उन सब लोगों के मुंह पर तुमने थूका है प्रियंका। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने बैंक के पीओ एग्जाम्स भी दिए हुए हैं और मेरा मेरिट लिस्ट में आना ही आना है सर। प्लीज बस एक मौका दे दीजिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा सर। हम ये केस पीछे ले लेते हैं। तुम केस पीछे लोगे? मैडम, तुम्हारी उम्र के 2 जवान लड़के जिनकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रही है, अब शायद वो दोनों केस करेंगे तुम पर। नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। माफ करना, मौका देना हमारा नहीं, अदालत का काम। सर प्लीज सर, नहीं सर प्लीज। सर मैं इन्हें से जाने नहीं दूंगा सर। मैं इस प्रियंका और इस विशाल पे केस फाइल करूंगा। सर मुझे इन दोनों के खिलाफ केस फाइल करना है सर। तुम दोनों इनके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स लिखवा दो। सर आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तो इशू करेंगे ना सर, कि हम दोनों इनोसेंट है और हमें बेवजह फंसाया गया था? बिल्कुल, वैसे भी हमें प्रेस में स्टेटमेंट इशू करना ही है। सर जहां मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था अपने जॉब के लिए, खबर तो वहां तक भी पहुंच गई होगी सर। मीडिया में नाम आया था हम दोनों का। सर हमारा नाम तो ऑलरेडी खराब हो ही चुका है। सब लोग हमें वैसे भी रेपिस्ट समझते हैं सर, अगर आप मीडिया में साबित कर भी देंगे हम इनोसेंट हैं, तब भी लोग हमें रेपिस्ट समझेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि पैसे वालों के बेटे थे, पैसा देकर केस को रफा दफा कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो सर। मुझे अभी कभी जॉब के लिए फोन आया। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। एक्चुअली हम बहुत प्रेशर में थे, हर सबूत तुम दोनों के खिलाफ जा रहा था। एक भी वजह ऐसी नहीं थी जिस वजह से हम तुम दोनों पर शक नहीं करते, लेकिन जो हुआ उसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो। इस वक्त तुम दोनों से मैं यही कह सकता हूं कि आई एम रियली सॉरी। ये दोनों प्रियंका और विशाल, इन्होंने ऐसे प्लान किया था कि एक बार केस पुराना हो जाएगा, फिर प्रदीप और संजय से पैसे लेकर केस वापस ले लेंगे। पहली बात, मीडिया में इतना बवाल होगा ये इन्होंने सोचा ही नहीं। पर सर मीडिया में इन लड़कों के नाम ऑफिशियली तो दिए नहीं थे,
और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक कि केस सॉल्व ना हो जाए, जजमेंट ना हो, पीड़ित की तरह सस्पेक्ट का आइडेंटिटी रिवील ना किया जाए। अब हम मीडिया की क्या क्लास लेंगे? तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सही रिपोर्टिंग क्या होती है और सनसनीखेज रिपोर्टिंग क्या होती है। उन्हें अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं और हमें हमारे काम को बेटर करते रहना है। काम में संवेदनशीलता हो, सेंसेबल तरीके हो और गलतियों का सही एहसास हो। जैसे कि सीसीटीवी, ये एक जेन्युइन गलती हुई थी हमारी तरफ से। नाइट पेट्रोलिंग नहीं होने के भी चार्जेस लगे थे, जो कि गलत थे, क्योंकि विक्टिम का स्टेटमेंट पूरा का पूरा झूठा था। लेकिन इस झूठे स्टेटमेंट के बीच से एक सच यह भी उभरता है कि अगर हम पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत के साथ करें तो क्रिमिनल्स हमसे डरेंगे। भले ही इससे जुर्म पूरी तरह से ना रुके, लेकिन यह सच है कि कानून का डर जुर्म को कंट्रोल जरूर करता है। और अगर हमारी ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट की वजह से कोई आम आदमी क्विक मनी के लिए जुर्म का रास्ता नहीं अपनाता है तो यह सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है हमारे। ओए मंजीत, भाई मेरा नंबर कब आएगा? मेरे वास्ते पराठे बनाने वाले कब लाएगा तू? भाई पोते पोतियों के साथ खेलने का हक है कि नहीं मैनू? बंदा बिजनेस क्यों करता है? पैसे कमाने वास्ते। और पैसे क्यों कमाता है? अचार पाने वास्ते। देख मंजीत पुत्र, इस साल तूने 30 का हो जाना है। मेरी हड्डियां जो है ना वो कां की कूं कर रही हैं। अब मैंने ना तेरे और नखरे नहीं बर्दाश्त करने। इस साल जब तेरा बर्थडे का केक कटेगा ना तो पहला स्लाइस जो है ना वो तूने अपने हाथों से अपनी वोटी को खिलाना है। और ये बात तू लिख के ले ले। ना पुत्र जी ना, ऐसे घूर के तो देख मत, मेरी सेहत को कोई असर नहीं होने वाला। लो जी, अब ये रोनी बूथी बनाने की क्या जरूरत है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्र तू समझता क्यों नहीं? ये बीजी की रूम सर्विस ना हमेशा नहीं रहने वाली। एक दिन तूने घंटी बजानी है, बीजी परांठा, बीजी लस्सी, बीजी पजामा, बीजी पजामे दा नाड़ा। और बीजी ने नहीं आना है, क्योंकि बीजी ने तो टुर जाना है उत्ते बाबा जी के घर। फिर कौन संभालेगा तुझे पुत्र? कौन प्यार करेगा तुझे? ओफो, 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। लो आपकी चाय। मूली के परांठे और शलगम गोभी का अचार है, आपकी फेवरेट है ना? तो फिर आ जाओ जल्दी से। तूने कोई कुड़ी देख शिख रखी है तो दस दे, मैं उसके घर वालों से जाके बात कराऊंगी। या फिर राहुल और हरप्रीत से कहती हूँ ना, वो गल कर लेंगे। मेरी बात तो सुन। 3 कुड़ियाँ हैं, तीनों ही सोनी हैं। तो आराम से रोटी खा ले, फिर दिखाती हूँ। लेकिन तीनों में से एक न एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा, ठीक है? सरसों का साग और मक्के की रोटी है और खीर भी है नीचे। सर जी 32 इंच का टीवी का बिल बनाना है। सर जी, सर जी, सर जी बिल। आज तो बोनी में 32 इंच का टीवी बिका है सर जी। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा जाने वाला है। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. जी परमजीत आंटी। सॉरी राहुल पुत्र, इतनी रात को फोन किया ना इसलिए। नहीं नहीं आंटी जी कोई बात नहीं, गल की है। ये मंजीत फिर कोई उधम मचा रहा है क्या? वो तो काम से घर ही नहीं लौटा। 11:30 से फोन लगा रही हूँ, उसका फोन ही स्विच ऑफ है। और आंटी जी तुसी टेंशन ना लो, कहीं मुंह फुलाकर बैठा होगा। और आप ना ये शादी को लेकर दिन रात उसकी क्लास न लिया करो। और मैं क्लास न लूँ तो और कौन ले पुत्र? माँ हूँ उसकी, 30 साल का हो गया है। अपने आप को देख ले पुत्र, तू भी तो उसी की उम्र का है ना। तेरा ब्याह हो गया है, तेरा बच्चा है,
तू, हरप्रीत और ऋषि कितने खुश हैं। तू नहीं चाहता कि तेरा बेस्ट फ्रेंड भी तेरी तरह खुश रहे? बिल्कुल चाहता हूँ जी, लेकिन तकदीर ने भी तो जाना चाहिए। वो आंटी जी, हर चीज़ का सही टाइम होता है। वो टाइम ही तो निकला जा रहा है, 30 साल का तो हो गया है। आंटी जी, आप आराम से सो जाओ और उसे भी कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। उसे ना कोई टेंशन है। कैसी टेंशन? मुझे तो बताया नहीं उसने। तेरे को कुछ बताया? दरअसल आंटी जी, वो यहाँ आया था। और यार, तकदीर भी तो एक चीज होती है ना राहुल, जो मिलती है वो मिलती है तकदीर से। आप चले दिल्ली और गड्डी निकल गई चंडीगढ़, और यूं अपने आप वो आपको मिल गई। ये होती है भाई तकदीर। क्यों हरप्रीत जी, सही कह रहा हूँ ना जी मैं? मंजीत आज ना कुछ ज्यादा ही पी ली है। ओ ना जी ना, वो शराब सच को और साफ करके दिखाती है जी। देखो जी, आप दोनों को मेरी ये बात माननी पड़ेगी कि तकदीर सारी सब कुछ है। राहुल, तू और मैं, हमारी दोस्ती तकदीर नहीं तो क्या है? बता क्या है? आंटी जी, मंजीत मेरे घर पहले से ही पी कर आया था, फिर और पीने की जिद कर रहा था। बैग सा गया था, उतरते ही घर वापस आ जाएगा। अब सो जाइए। कैसे सो जाऊं पुत्र, नींद कहाँ आनी है मुझे। मेरी गल का गलत मतलब मत निकालना, पर अब मंजीत पर ऐसे प्रेशर डालना छोड़ ही दें। और मेरे प्रेशर का क्या, उसका क्या होगा? काश इस दिमाग में ना प्रेशर कुकर फिट होता, जो 3 सीटियां बजती और सारा प्रेशर खत्म हो जाता। परमजीत जी, 30 साल का जवान बेटा आपका, हो सकता है किसी बात से खफा होकर आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया। उसका एक ही रिश्तेदार है, उसकी बीजी, और मेरा भी सिर्फ एक ही रिश्तेदार है, मेरा पुत्र। कोई दोस्त? हाँ, एक दोस्त है, राहुल। सर, मंजीत ढिल्लों का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। परसों रात से ही स्विच ऑफ है जी। मैंने हर घंटे बाद ट्राई किया है। परमजीत जी, आप शादी के लिए बार बार जोर दे रही थी। शायद इस बात से तंग आकर मंजीत कहीं चला गया, और जहाँ गया है वहाँ जाकर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। ऐसा पहले भी कभी हुआ? पहले तो कभी नहीं किया, और मेरा बेटा उन बच्चों में से नहीं है जो अपनी बीजी को इस तरह परेशान करे। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना इंस्पेक्टर साहब? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड से पता करते हैं कि उसने अपना फोन किस एरिया में स्विच ऑफ किया हो सकता है कि एरिया का नाम सुनने के बाद आप बता पाए कि उस एरिया में आप लोगों का कौन रहता है जिसके यहाँ वो रुक गया हो। 5 दिन हो गए इंस्पेक्टर साहब, फोन अब भी बंद है। क्या आपको अब भी लगता है कि वो मुझसे रूठ कर बैठा हुआ है? परमजीत जी, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके बेटे मंजीत को जरूर ढूंढ लेंगे। मंजीत सर, ऐसा है ही नहीं कि अपना फोन बंद करके कहीं चला जाए। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल, जिस कारण के लिए उसने ऐसा किया है हो सकता है वो भी आज तक ना हुआ हो। लेकिन सर, आंटी जी तो उसे शादी करने के लिए एक अरसे से कह रही हैं। क्या तुम्हें पता है कि उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ? सर, मुझे कैसे पता हो सकता है? आपकी सोसाइटी से 15 मिनट की दूरी पर मीनार नगर के संत कबीर उद्यान सेक्टर नंबर 4 में। सर, मंजीत मेरे यहाँ से करीब 11:45 बजे निकल गया था। काफी पी रखी थी सर उसने, और काफी टेंशन में भी था। और आराम से चला जाऊंगा मैं, और बच्चा थोड़ा ही हूँ यार, और 30 साल का हो गया हूँ, 30 साल का। और ये बात मेरी बीजी मेरे को दिन में 10 बार याद दिलाती है। और तेरे सिवा उनका और है भी कौन? माना थोड़ा इरिटेट करती हैं, पर इरादा तो नहीं कर तेरी भलाई। हाँ भाई, कूट कूट के भलाई हो रही है मेरी, कूट कूट के। ध्यान से जाना, और घर जाते ही कोई हंगामा नहीं, चुपचाप सो जाना। ठीक है। फिर मंजीत के जाने के बाद रात को आंटी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि मंजीत घर नहीं पहुंचा है। देखिए ना सर, अब 5 दिन हो गए हैं, और मैं मंजीत को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वैसे फ़ोन बंद करके कहीं बैठने वाला बंदा नहीं है सर। अब हम सभी बहुत परेशान होने लगे हैं। वो तुम्हारे घर से अपने 2 व्हीलर पे निकला? हाँ सर, वो हर जगह 2 व्हीलर पर ही आता जाता है। मैडम, हम लोग 8:45 के आसपास अपनी दुकान को बंद करते हैं। उस दिन 9 मार्च को भी इसी टाइम पर हमने दुकान बंद की थी। सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन उस दिन मंजीत दुकान से अपने घर नहीं बल्कि अपने दोस्त राहुल अरोड़ा के घर गया था। ये बात तो मुझे पता नहीं थी मैडम। तो तुम कह रही थी कि जब मंजीत तुम्हारे घर पर आया तो उसने पहले से पी रखी थी? जी सर, थोड़ी सी पी रखी थी। कहाँ पी होगी उसने, दुकान पर? जी नहीं सर, वो दुकान पर कभी नहीं पीता था। आप चाहे उसके असिस्टेंट संजय से पूछ सकते हैं। जी नहीं मैडम, कभी नहीं, शॉप पर तो कभी नहीं। तो मतलब मंजीत दुकान से डायरेक्ट तुम्हारे घर पर नहीं आया, वो शायद कहीं और चला गया जहाँ उसने शराब पी? हो सकता है सर। कौन से बार में जा सकता है, ये तो पता ही होगा तुम्हें। सर, वैसे तो रेगुलर हमारे 2-3 बार ही हैं,
अब आप पूछ रही हैं तो थोड़ा याद तो आ रहा है मैडम। उस दिन सर जी ना थोड़े ऑफ मूड में लग रहे थे, मतलब कोई टेंशन थी, मतलब जैसे कि कुछ। कोई गर्लफ्रेंड या अफेयर? जी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बॉस मंजीत का कोई अफेयर, अभी या पहले कभी? मैडम वो तो मुझे पता नहीं। हाँ जी, शादी का जोर तो दे रही थी जी, लेकिन आप इसको टॉर्चर वगैरह तो ना कहें जी। कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़की हो या कोई औरत हो जो मंजीत को पसंद करती हो और मंजीत भी उसे पसंद करता हो, पर आप उसे पसंद ना करती? मैं मंजीत की पसंद को नापसंद कैसे कर सकती हूँ जी? मेरी तो तकलीफ ही यही थी कि मंजीत किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता। कितने ही रिश्ते आए, कितनी ही फोटो दिखाइयाँ, उससे पूछा भी अगर कोई है तो दस दे। उसके फ्रेंड राहुल से भी पूछा कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड है तो दस दे, या कोई ऐसी लड़की है जिसको वो बोल नहीं पा रहा हो तो हम बोल देते हैं। सर सोफिया बार से बोल रही हूँ, मंजीत की दुकान से 10 मिनट की दूरी पर है। मैनेजर से बात हुई, मंजीत उस रात को यहाँ आया था सर। आपको ड्रिंक ही करनी है तो घर पे किया करो ना जी। आप बाहर से ड्रिंक करके आते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं खुद अपने हाथों से ड्रिंक बनाऊंगी आपके लिए, अपने हाथों से पिलाऊंगी प्यार से। उसने 4 लार्ज पैक्स पिए और फिर यहाँ से निकल गया। 4 पैक बार में, उसके बाद राहुल के घर में भी पिए और वहां से अपने 2 व्हीलर पे निकला। कीर्ति, एक्सीडेंट के सारे केसेस चेक करो। जी सर। सर जी उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और वो मुझे ना बताए, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर वो किसी को थोड़ा सा भी लाइक करता तो मुझे ज़रूर बताता। इतना तो हम जानते हैं कि मंजीत की माँ मंजीत की शादी कराने का 1 पॉइंट प्रोग्राम बना के उसके पीछे पड़ी हुई थी, पर क्या ये मंजीत के गायब होने और उसका फ़ोन स्विच ऑफ करने की वजह हो सकती? वही तो सर, नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता? क्या वजह हो सकती? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। संजय, मंजीत की दुकान पर उसका जो असिस्टेंट है, उसका कहना है कि मंजीत सारा दिन काफ़ी परेशान था। हाँ सर, ये बात तो मैंने भी सेंस की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आंटी जी को ही बताया था कि मंजीत काफ़ी टेंशन में लग रहा था। सर जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो आंटी जी की नॉन स्टॉप 1 पॉइंट प्रोग्राम से ही पक गया था। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना दिल पर ले लेगा मेरी बातों को। कोई अपनी माँ की बातों का इतना बुरा मनाता है क्या हरप्रीत? तुसी टेंशन ना लो आंटी जी, बस ढूंढ लेगी मंजीत को। एक गल दस, तू भी तो अब मंजीत को काफी टाइम से जानती है, क्या तेरे को भी ऐसा लगता है कि वो ऐसे बिना बताए अपना फोन बंद करके अपनी बीजी को छोड़कर भाग सकता है? सवाल ही नहीं है जी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू और राहुल ऐसी कोई बात जानते हो जो मुझसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई गल है? ऐसी कोई गल नहीं आंटी जी, बस जब मंजीत हमारे घर आया था तो हम दोनों को भी ऐसा लगा था कि कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, पर हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर जाएगा। ऐसा कुछ कर जाएगा मतलब? मतलब भाग जाएगा आंटी जी, आप ही कह रही थी ना अभी अभी। सफेद रंग का 2 व्हीलर है, नंबर है UP 1467Y3। कहीं भी स्पॉट होती है तो तुरंत गुलबाग नगर पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए। रिपीट। मंजीत दिमागी तौर पर स्टेबल है? सर जी मंजीत की अच्छी खासी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सालों पहले जब उसके पापा जी ने बिजनेस शुरू किया तो बहुत छोटा था, मंजीत ने उसे बढ़ाया। बचपन की दोस्ती है? नहीं सर, कॉलेज। दरअसल मैं मंजीत से 1 साल पहले ही मिला था, लास्ट ईयर मार्च में। मंजीत तकदीर और किस्मत में बहुत बिलीव करता है। उसका मानना है कि हमें भी किस्मत नहीं मिलवाया था। तो यार मंजीत, हम फ्रिज बदल रहे हैं, कोई किचन नहीं। वो क्या है, तेरी भाभी ने पुराने मॉडल के लिए खांचा बनवा के रखा हुआ था, अब वही मॉडल चाहिए उतनी कैपेसिटी का। अरे जी मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरा स्टॉक आने में 1 महीना लग जाना जी। हाँ सर जी, सेक्टर 2 के ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स के पास उस मॉडल का स्टॉक पड़ा है। अरे जी आप भी क्या याद रखोगे? ये लीजिए सर, अपना एड्रेस लिख दीजिए, मैं कल तक डिलीवरी करा दूंगा। थैंक यू। राहुल, यार हरीश जी मेरे बड़े पुराने कस्टमर हैं और बड़े कमाल के बंदे हैं। राहुल तूने आज मेरी इज्जत रख ली यार। की गल करते मंजीत पाजी, आपके कस्टमर सर आंखों पर, आपके खास है ना।
तो चलिए 10% डिस्काउंट और लो। थैंक यू। ये हुई ना बात, सोने पर सुहागा। राहुल यार, इस तरह हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। फिर हम मिलने लगे काम के सिलसिले में, फिर ऐसे ही मिलने लगे। फिर हमने साथ में ड्रिंक करना शुरू कर दिया। हमारी फ्रेंडशिप और गहरी होती चली गई और फिर फैमिलीज के बीच भी रिश्ता जुड़ा। जब भी हम उनके घर जाते तो परमजीत आंटी बड़ी खुश होती। हम तो मतलब फैमिली जैसे हो गए थे। जब हरप्रीत को टाइफाइड हुआ था तो पूरे 2 हफ्ते परमजीत आंटी हमारे घर रुकी थी सर। ऋषि को एक नानी माँ जैसा प्यार दिया और हरप्रीत का माँ जैसा ख्याल रखा था। इतने क्लोज हो गए थे हम। जब मंजीत 2 व्हीलर से गिरा था, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वो 1 महीने हमारे घर रुका था, तब मैंने उसकी देखभाल की थी। हमारा ऋषि मैथ से नफरत करता था। आज मंजीत की वजह से बच्चा टॉप करता है क्लास में। 14,700 क्या बताया था मैंने? 98। तो लिख पुत्र 98 लिख। हमारे भी कोई खास रिलेटिव्स वगैरह है नहीं यहाँ, बस हम 2 फैमिलीज हैं, इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं। मंजीत का ऐसे जाना, फ़ोन ऑफ करना, अब तो सीरियस वाला डर लग रहा है। मंजीत ने काफ़ी शराब पी रखी थी, फिर भी तुमने अपने खास दोस्त को 2 व्हीलर पर जाने दिया? सर बहुत ज़िद्दी आदमी है वो, बहुत ज़िद्दी। हमने गाजियाबाद के सारे हॉस्पिटल चेक किए कि कहीं कोई एक्सीडेंट केस हो, पर कहीं कुछ नहीं मिला। साथ ही सारे होटल्स, लॉज भी चेक किए, पर मंजीत की कहीं कोई खबर नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मंजीत गुस्से में कहाँ जा सकता है? मुझे तो लगा 1 आध दिन किसी होटल रूम में पड़ा रहेगा, थोड़ी बहुत शराब पिएगा और फिर घर वापस लौट आएगा। एक तरीके से आंटी जी को सिग्नल देना चाहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये मंजीत तकदीर को काफ़ी मानता है ना? जी सर, काफ़ी। तो मंजीत की तकदीर उलट गई या कोई उल्टी चीज़ उसकी तकदीर में घुस गई? सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं समझा। सब सफ़ेद स्कूटर के पीछे मेरे लड़के अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन हाँ दूसरी हिला देने वाली खबर पता चली है साहब। मंजीत का पता चला क्या सलीम? अभी नहीं साहब, लेकिन हाँ एक काम की बात पता ये चली है कि 9 तारीख की रात जब मंजीत गायब हुआ, उस रात भाई ने किराने वाले से केरोसिन खरीदा था। क्या केरोसिन खरीदा था? भाई साहब केरोसिन ऑयल चाहिए। कितना? 5 लीटर दे दो। कोई कैन वगैरह लायो? 5 लीटर बहुत होता है। अब बहुत होते हैं तो होने दो, आप अपने इस कैन में दे दो। ये लो। हाँ साहब, यही आदमी था और थोड़ा पिया हुआ भी था। 5 लीटर केरोसिन खरीदा था? इसने 5 लीटर मांगा और मैंने दिया। जी 30 साल का बंदा था। 9 तारीख रात की बात होगी, शायद 1 दिन बाद शव मिला हो या 2 दिन बाद। बकवास करिए पुलिस आंटी जी, मंजीत ऐसा नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं होता। लेकिन मंजीत ने केरोसिन खरीदा है क्यों, वो भी 5 लीटर? और वो दुकानदार फोटो देखकर उसने कहा कि वो मंजीत ही था। मेरा दिल नहीं मानता, जरूर कोई गलतफहमी होगी या कुछ और। केरोसिन 5 लीटर? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? किराने वाले का कहना है कि उसने 9 मार्च की रात को 9:45 बजे केरोसिन खरीदा था, मतलब तुम्हारे घर पे आने से पहले। सर जी वो मेरे यहाँ करीब 10 बजे आया था, हम लोग सोने ही जा रहे थे और ऋषि तो सो भी गया था। 11:15 बजे जब तुम उसे अपने घर के बाहर छोड़ने गए थे, तो क्या तुमने उसके 2 व्हीलर पे 5 लीटर का केरोसिन का कैन देखा था? जी नहीं सर जी। देखा नहीं या था ही नहीं? ऐसे कुछ नजर ही नहीं गई, और रात भी थी और मैंने भी थोड़ी पी रखी थी। सर गाजियाबाद और आउटर सिटी के सभी थानों से इंफॉर्मेशन आई है कि पिछले 1 हफ्ते में उन्हें कोई भी जली हुई लाश नहीं मिली है। अब ये केस थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है। अब ये सिर्फ मंजीत के गायब होने का केस नहीं है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एक सुसाइडल केस है। हाँ कीर्ति, कोई प्रोग्रेस? सर मंजीत का 2 व्हीलर मिल गया है। कहाँ? संत कबीर उद्यान सेक्टर 4, एक कोने में गाड़ी पार्क है जहाँ किसी की नज़र न पड़े। किसने पार्क की, कब पार्क की, ये यहाँ किसी को भी नहीं पता सर। केरोसिन की बू है, काफ़ी स्ट्रांग है। एक आदमी परेशान था, उसने काफ़ी शराब पी रखी थी और फिर 5 लीटर केरोसिन खरीदता है। ऐसे अचानक केरोसिन क्यों खरीदेगा? सर शायद सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। पर बॉडी की कोई खबर नहीं। सुसाइड अटेम्प्ट सक्सेसफुल ना हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। 100% कोई और कारण रहा होगा। मतलब माँ का टोकना एक लेवल की परेशानी होगी, लेकिन यूं गायब हो जाना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजीत खुद एक प्लान करके कोई नाटक रच रहा हो? इतना भयंकर नाटक, वो भी अपनी माँ को डराने के लिए, ताकि वो प्रेशराइज करना बंद कर दे।
दरअसल जो हुआ था क्या वो एग्जैक्टली वही था जिसका हम अंदाजा लगा रहे थे, या बात कुछ और थी? इस बात की कोई भी कंफर्मेशन उस वक्त हमारे सामने नहीं थी। मंजीत भयंकर नाटक कर रहा था या वाकई कुछ भयंकर हुआ था, उस वक्त हमारे सामने सिर्फ थ्योरीज और एंगल्स थे। सर, टू व्हीलर छुपाया गया, केरोसिन खरीदा गया, प्लानिंग तो तगड़ी नजर आती है। सर, जहाँ टू व्हीलर छुपाया गया था संत कबीर उद्यान में, उसी के पास मीनार नगर में मंजीत का फोन स्विच ऑफ हुआ था, सेक्टर 4 में। और मंजीत के फोन रिकॉर्ड्स में हमें कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला, किसी यंग लड़की का तो बिल्कुल नहीं। सर, हो सकता है माजरा यंग लड़की का हो ही नहीं, यंग लड़के का हो। यू मीन हो सकता है मंजीत गे हो, इसी वजह से वो अपनी माँ को शादी के लिए मना कर रहा था और असली वजह नहीं बता पा रहा था। पॉसिबल है सर। संजय, जो सुन रहा हूँ सच है क्या? मंजीत गायब हो गया? हरीश जी पता नहीं सर जी कहाँ गायब हो गए, यहाँ मेरी लगी पड़ी है। ऊपर से पुलिस के सवाल भी और अजीब होते जा रहे हैं। ये कैसा सवाल है मैडम? पहले आप पूछ रही थी कि गर्लफ्रेंड है, अब पूछ रही है बॉयफ्रेंड है। मतलब बेडरूम में वो क्या है, मेरा उससे क्या ताल्लुक हो सकता है मैडम? मैं तो ईमानदारी से अपनी सर्विस करता हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। और जब सर जी दुकान पे नहीं होते तो मैं ही दुकान को संभालता हूँ, जैसे अभी संभाल रहा हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। इस साल जब तेरा बर्थडे का केक कटेगा ना, तो पहला स्लाइस जो है ना, वो तूने अपने हाथों से अपनी वोटी को खिलाना है। तूने कोई कुड़ी देख शिख रखी है तो दस दे, मैं उसके घर वालों से जाके बात कराऊंगी। 3 कुड़ियां हैं, तीनों ही सोनी हैं। अब ये नई बात क्या कह रही है पुलिस? मैं कह रही हूँ आंटी जी, ये पुलिस ना रोज रोज नई नई कहानियां बना रही है। किसी का गे होना आपको कहानी क्यों लग रहा है? कोई गे नहीं हो सकता, होते हैं ना गे? नहीं होते हैं, मेरा मतलब। लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा लगता है मैंने ड्रॉर खोला और वहां से चंद्रयान उड़कर सीधा मंगल ग्रह पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन मंजीत गे नहीं है। तो फिर वो शादी से क्यों कतरा रहा था? अपनी माँ के नॉन स्टॉप प्रेशर से तंग आ गया था? कोई लड़का था उसकी जिंदगी में जिसके बारे में वो अपनी माँ को नहीं बता पा रहा था, लेकिन तुम्हें बता चुका था क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। मन गढ़ंत कहानी है सर आपकी। मंजीत की लाइफ में ना ही कोई लड़का था ना ही कोई लड़की, और गे तो वो किसी एंगल से नहीं था। मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना? जी सर, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो फिर ये क्यों नहीं जानते कि उसने 5 लीटर केरोसिन क्यों खरीदा? वो गायब क्यों हुआ? अपना फोन क्यों स्विच ऑफ किया? और अपना टू व्हीलर क्यों छुपाया? मेरे पास कोई सवालों के कोई जवाब नहीं है, लेकिन मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए कि मेरा दोस्त मंजीत है कहाँ और किस हाल में है। राहुल अरोड़ा। राहुल? हाँ सर, राहुल यार, सर देखा जाए तो इस केस में कोई संदिग्ध नहीं है, बस चंद किरदार हैं। पहला किरदार लीड कैरेक्टर मंजीत सिंह, जो विक्टिम है या इस पूरी नौटंकी का राइटर है, यह भी क्लियर नहीं है। उसके बाद है उसकी माँ परमजीत, जो मंजीत पे दबाव डालती है शादी के लिए। फिर आता है उसका दोस्त राहुल, जो मंजीत का काफी करीबी दोस्त है, या हो सकता है कुछ और भी है। और अंतिम किरदार राहुल की पत्नी हरप्रीत, जो इस मुश्किल घड़ी में मंजीत की माँ का सहारा बनी हुई है। फिर है 5 लीटर केरोसिन जो मंजीत ने खरीदा, और काफी सारी शराब जो वो पी गया था। सर, कहीं ये केरोसिन और शराब की बू घर के अंदर जल रही खिचड़ी की बू पर हावी तो नहीं हो रही है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ये शराब या केरोसिन एक डाइवर्जन, एक सेटअप हो घर की 4 दीवारों के बीच, या फिर 2 घरों की 8 दीवारों के बीच कुछ ना कुछ था जो सड़ रहा था, जल रहा था। इस सड़ने और जलने की बू किसी ना किसी को तो आई होगी। अब हमें इस किसी ना किसी तक जल्द से जल्द पहुंचना है। खंगालो। उनका नाम तो नहीं पता, पर वो वाइट स्कूटर वाला आदमी, वो तो कई बार राहुल के यहाँ आता है। मुझे मिल गया वो 1,35,000। राहुल अरोड़ा का काफ़ी करीबी दोस्त मालूम होता है। उसके बेटे ऋषि से भी वो काफ़ी क्लोज है। वो लोग साथ में खेलते हैं, वो उसे पढ़ाता भी है, मानो कोई रिश्तेदार हो। मैडम, आप जानना क्या चाहती हैं? ये जो स्कूटर पे बंदा आता था और राहुल के बीच के संबंध कैसे थे? कभी कोई अनबन दिखी तो नहीं सामने से? कुछ ज़्यादा ही अच्छे ताल्लुकात हैं उस आदमी के अरोड़ा फैमिली के साथ। समझ रहे हैं ना आप? आप समझाइए डिटेल में।
उस आदमी का नाम मंजीत है। आपकी बात हुई है कभी मंजीत से? ना जी ना, मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी। ऋषि पुत्र, बहुत गलत बात है ये। मेरे पास चेंज नहीं था, इसलिए मैंने तेरे को 50 रुपये का नोट दिया। 2 आइसक्रीम की तो बात ही नहीं हुई थी। अब तेरा गला खराब होगा और तेरी मम्मी मेरा गला पकड़ेगी। मम्मी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गला खराब है। मैं चुपके से खा लूंगा। और चुपके से हम दोनों की पिटाई भी होनी है। चलो। बच्चे को पढ़ाता था, आइसक्रीम खिलाता था, और क्या, आप ही समझ लीजिए। आप कबाब और हड्डी की बात कर रही थी। कौन कबाब, कौन हड्डी, ये जानना तो आपका काम है ना सर। 2 दिन में अब तक सिर्फ इतना पता चला है सर कि मंजीत और राहुल अच्छे दोस्त थे और उनकी फैमिलीज क्लोज थी। पर कुछ ज्यादा ही क्लोज थी थी। ये माजरा क्या है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। बोल सलीम। साहब, जिस तरह उस किराने वाले से केरोसिन खरीदा गया ना, ठीक वैसे ही कॉलोनी के बाहर एक और किराने वाला है। मंजीत ने वहां से भी केरोसिन खरीदा? मंजीत ने नहीं साहब, राहुल अरोड़ा ने। साहब, ये टिप केस की सीढ़ी है, तो बस चढ़ जाइए। फिनाइल, 5 बोतल फिनाइल। तो घर के लिए फिनाइल ले जाना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, लेकिन रात को 10:30 बजे फिनाइल की 5 बोतलें। जी, घर का सारा फिनाइल खत्म हो गया था, तो 1 बोतल की जगह 5 बोतलें मंगा ली। कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, डिस्काउंट चल रहा था उन पे। तो क्या ये डिस्काउंट सिर्फ उस रात के लिए था हरप्रीत? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर की फिनाइल की बोतलों से मंजीत के गायब होने का क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो बहुत गहरा है, और वही ताल्लुक है जो 5 लीटर केरोसिन का है। हरप्रीत जी, वैसे तो फिनाइल ज्यादातर घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उस रात क्या साफ कर रही थी? ऐसे कौन से दाग थे जिन्हें आप रातों रात फिनाइल छिड़क कर साफ कर रही थी? तुमने बताया कि रात 10 बजे मंजीत तुम्हारे घर आए, तुम दोनों ने मिलकर शराब पी और 11:15 बजे मंजीत तुम्हारे घर से निकल गया। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी के बाहर जो किराने वाला है श्याम, उसका कहना है कि रात 10:30 बजे तुम उसकी दुकान पर गए और उसकी दुकान से तुमने 5 बोतल फिनाइल की खरीदी। जी बिल्कुल, 10:30 बजे थे। राहुल अरोड़ा जी आए और 5 बोतल फिनाइल ले गए। पक्का 10:30 बजे, 9 तारीख को? टाइम कैसे याद है आपको? साहब, रोज 10:30 बजे दुकान बंद करता हूँ। जैसे ही दुकान बंद करने वाला था, तभी राहुल जी आ गए। अरे श्याम जी, रुके रुके रुके, बंद मत कीजिए, मुझे फिनाइल चाहिए। अरे राहुल जी, सारा माल अंदर पैक कर दिया। एक काम करता हूँ, कल सुबह सुबह लड़का भेजता हूँ बोतल के साथ। अरे नहीं श्याम जी, घर में ख़त्म हो गया, मुझे अभी चाहिए। 5 बोतल दे दीजिए ना प्लीज़। 5? जी ठीक है भाई। मंजीत ढिल्लों के साथ शराब के चलते सेशन के बीचों बीच तुम हड़बड़ी में शाम किराने वाले की दुकान पर गए और वहां जाकर 5 बोतल फिनाइल खरीदी। क्यों? केरोसिन तो मंजीत ने खरीदा था और तुमने फिनाइल खरीदी। तुम दोनों मिलकर कौन सा कॉकटेल बना रहे थे? मंजीत ढिल्लों कहाँ है? सिर्फ एक बार और पूछूंगा, अगर सीधे सीधे जवाब नहीं दिया ना, तो बिना फिनाइल की धुलाई होगी और बिना केरोसिन की भुनाई। बोलो, मंजीत ढिल्लों कहाँ है? हरप्रीत जी, हमें शक है इस बात का कि उस रात मंजीत ढिल्लों आपके घर से अपने घर के लिए जिंदा निकला ही नहीं। और पिछले 8 दिनों से तुम मियाँ बीवी हम पुलिस वालों से और मंजीत की माँ परमजीत से झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बेटे ऋषि से भी सच जान सकते हैं। नहीं नहीं, प्लीज़ ऋषि को इससे बाहर रखिए प्लीज़। वैसे भी ऋषि सो गया था जब मंजीत घर पर आया था। उसे कुछ भी नहीं मालूम कि घर में क्या हुआ था। हमें भी कुछ नहीं मालूम राहुल अरोड़ा, लेकिन तुम हमें बताओगे सब कुछ सच सच। और तकदीर का लिखा हुआ था राहुल कि हम दोनों ने मिलना है, और किस्मत की बनाई जोड़ी हैं हम। हरप्रीत, तुम समझ रही हो ना? फोन का क्या करेंगे जी? मैंने उसका सिम निकाल के फेंक दिया है। तुमने घर अच्छी तरीके से साफ कर दिया है ना? हाँ जी, कोई दाग वाग नहीं दिखेंगे कभी। रामचरण, मुझे 6-7 सफाई कर्मचारी चाहिए और एक जेसीबी का अरेंजमेंट करो मीनार नगर के पास वाले नाले पर। हाँ, लाश है इंसान की, नाले से निकालनी है। राहुल अरोड़ा, जुर्म के दाग इतने भी हल्के नहीं होते कि फिनाइल से मिटा दिए जाए। मंजीत से इतनी गहरी दोस्ती, फिर उसका कत्ल क्यों किया?
दोस्ती तो गहरी थी सर, लेकिन मंजीत की नीयत हल्की पड़ गई थी। कैसे? ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम्हारी बीवी हरप्रीत को सब कुछ बता देगा। मंजीत पागल हो गया था सर, रिश्तों की सारी हदें पार कर दी थी उसने। ऐसी कौन सी हदें पार कर दी थी उसने कि आपने भी इंसानियत की सारी हदें पार कर दी? कत्ल कर दिया उसका? नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ नहीं समझना मुझे, सिर्फ सुनना है कि तुमने मंजीत ढिल्लों को क्यों मारा। नहीं नहीं सर, उसको मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मेरे और हरप्रीत के सर पे चढ़कर भंगड़ा करने लगा था। और उस रात 9 तारीख को तो जैसे हद ही हो गई थी नौटंकी की, और उससे 3 रात पहले 6 तारीख को तो समझिए पूरी रिहर्सल हो चुकी थी। एलो जी, हेल्दी वाला सलाद। अब बस मैं चली सोने, ऋषि का स्कूल है कल। राहुल किचन में रखा है खाना, मीट और राइस, गर्म करके खा लेना। मंजीत तुम्हें भी पता है किचन का, दोनों खाना खा के सोना। गुड नाइट शराबिया। हरप्रीत रुक। हरप्रीत, मुझे शादी करनी है तुमसे। आई एम सीरियस, आई लव यू। शट अप मंजीत, मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। और बस ओए हरप्रीत, तू जा, पढ़ने वाला गुड नाइट, इसे मैं संभालता हूँ। मैं बैठ, ज़्यादा चढ़ गई तुझे आज। और मेरे को सच में शादी करनी है यार हरप्रीत से। तो तू मुझसे मेरी बीवी का हाथ मांग रहा है? सच में? आहो सच में। वो तेरे साथ आज के बाद शराब ही नहीं पी, वो तेरी औकात ही नहीं है। तू मतलब तू निकल, अबे तू निकल, तू घर जा। राहुल, तो एक मिनट जीते, इस बारे में कल बात करेंगे। तू घर, इस बारे में कल बात करेंगे, तू निकल। और यार वो मेरे लिए बनी है यार। एक मंजीते बहुत हो गया, एक शब्द और बोला था 32 ही तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। और यार तू समझ ही नहीं रहा। नहीं समझना मुझे, तू बस एक बात समझ कि तुझे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना कोई किसी आदमी को उसकी वाइफ के साथ शादी करने का प्रपोजल नहीं देता नॉर्मल लोगों की दुनिया में। चल बाहर निकल। यार राहुल, तू जा, तू कल बात करेंगे। और यार क्या हो गया ऐसे? इसका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, इतना गुस्सा रहता बैकआउट वहीं काट देता। इतने ढंग से दोस्ती निभाई यार, उसके बदले में ये। मैं कहती हूँ जी, कट करो ऐसी दोस्ती। मैं भी आंटी जी से दूर ही रहूंगी, नहीं चाहिए ऐसा पागलपन हमें। इतनी बार आपके घर आया जाया करता था वो, जब आप अकेली होती थी उसने तब कोई हिंट नहीं दिया आपको? कभी नहीं। और फिर आपके हस्बैंड के सामने ही उसने आपको प्रपोज कर दिया। सोचिए, पूरी तरह से हिल गए थे हम दोनों। फिर मैंने उसके फोन लेने बंद कर दिए और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मंजीत ने इतना बेहुदा प्रपोजल रखा कैसे, वो भी तुम्हारे सामने? क्योंकि सर जी वो सटिया गया था। उधर आंटी जी शादी कर लो वाली सीडी ऊपर बजा रही थी और इधर इसने निशाना बनाया मेरी वाइफ को। और सर जी 3 दिन बाद उसने तो हद ही पार कर दी। देख मंजीत, तू अभी यहां से निकल ले। मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे दिमाग में पागलों वाला गुस्सा भरा है। रब दी सौ मैं कुछ कर दूंगा तेरे साथ, तू यहां से निकल ले अभी। माचिस और तीली है मेरे पास। अगर मेरी बात नहीं सुनी ना तो अपने आप को जला लूंगा तेरे दरवाजे के आके। सर से पांव तक कैरोसिन से भीगा हुआ था वो। कैरोसिन ऑयल चाहिए, ये लो। और सर जी पिया भी हुआ था, और मैं नहीं चाहता था कि घर के बाहर वो कोई पागलों वाली हरकतें करे, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर ले ली। सर जी घर के अंदर तो उसने हद ही पार कर दी। और मेरे हाथों से माचिस छीन ली तूने, तेरे को क्या लगता है कुछ नहीं होना? और बाहर मेरे स्कूटर में माचिसों का पैकेट पड़ा है। पागल हो गए मंजीत, मैं आंटी जी को फोन करके बताऊं कि क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? कमाल की बात है, और शादी के लिए हाथ मांगना कब से बदतमीजी होगी भाई? और बाकी रही बात बीजी की, तो जाओ बता दो बीजी। और बीजी तो खुद रट लगाए हुए हैं दिन रात की, मंजीत मेरे लिए बहू ला दे, मेरे लिए बहू ला दे। आज मैंने बोल देना है कि ये रही आपकी बहू सोनी हरप्रीत। ओए मंजीत, इतना अच्छा चल रहा है दोनों फैमिलीज के बीच, तो क्यों उसे बिगाड़ रहा है? यही कीमत है हमारी दोस्ती की। और किस्मत की बनाई जोड़ी है हम दोनों की। हरप्रीत तुम समझ रही हो ना, मैं और राहुल, राहुल और मैं मेड फॉर ईच अदर हैं।
और हमारी दोस्ती तकदीर का चुना हुआ एक रास्ता है। और मंजिल तो शुरू से ही हरप्रीत थी, और तू तो सिर्फ एक जरिया था। और अब जब मैं और हरप्रीत मिल गए हैं तो तेरा कोई काम नहीं है भाई, तू निकल। देख मंजीत, आज मैं तेरे साथ तेरे घर चल रहा हूँ। मैंने आंटी जी को सब कुछ बता देना है कि तू सटिया गया। हम दोनों आंटी जी की इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं उनसे। तो चल चल और तू चल साइड पे हो जा। हरप्रीत तू जा कोई ढंग के कपड़े पहन के आ। हम लोग वैसे चलेंगे, बीजी को पैरी पोना करके आएंगे। और तुझे आइडिया भी नहीं है कि वो बेचारी कितनी खुश हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुमने हाँ कर दिया है और हम दोनों शादी कर रहे हैं। और शादी हो चुकी है इसकी मेरे साथ। हमारा एक बच्चा, एक घर है। ये बात तेरे भेजे में घुसती क्यों नहीं आई? और नहीं जाती, और मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई बात नहीं जाती। और हरप्रीत मेरी बीवी बन चुकी है, और दिन रात सुबह शाम हर सेकंड वो मेरे साथ होती है। और हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। वो हरप्रीत मेरी है। ओफो, 7 बज गए, अब तो उठ जाइए। लीजिए आपकी चाय। मूली के पराठे हैं, शलगम और गोभी के अचार के साथ। चलिए जल्दी आ जाइए। ओए हरप्रीत ऑलरेडी मेरी पत्नी बन चुकी है, ये बात मुझे मालूम है, इसे मालूम है, पूछ इसे। राहुल, हम इस पागल को क्यों झेल रहे हैं? इसे अपने घर के अंदर आने ही क्यों दिया? जब हम दोस्त थे तो वो हर रोज हमारे घर आता था, मानो जैसे उसका अपना ही घर हो। हक से आता, हक से रहता। शजी, शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि वो कैसे इतना समय हमारे घर में बिता सकता है, कैसे मेरी बीवी मेरे बच्चे के साथ इतना घुल मिल सकता है। लेकिन उस रात तो वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे मैंने उससे उसका हक छीन लिया हो, जैसे मैं बाहर वाला हूं और मेरी गृहस्थी उसकी हो। गलती मेरी सर, मगर सोचा नहीं था कि इतनी महंगी पड़ेगी। कैसी गलती? जब मंजीत का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हमारे घर आके रह रहा था। पता नहीं कब, क्यों, मगर हम दोनों के बीच। हरप्रीत, ओए अब तो हट जा मेरे रास्ते से। ओए वो दिल से, जिस्म से मुझे ही अपना मर्द मानती है। और बाकी रही बात ऋषि की, तो ऋषि को मैंने गोद ले लेना है। तो वो ऑलरेडी मुझे ही अपना पापा मानता है, काफ़ी क्लोज है वो मेरे। और भाई अब यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं बचा। और क्यों तू मेरा हक मार रहा है, क्यों? सर, मंजीत की बॉडी मिल गई है, नाले में कहीं आगे बह गई थी, टनल के एक कीले से अटक गई थी। अगर हम नहीं ढूंढते तो क्या ये सफाई वाले कभी नाला साफ नहीं करते? लाश इतने दिनों पहले डंप हुई थी। सर, नाले की टनल में काफी कचरा जमा हो गया था। वो लोग कह रहे थे कि 1-2 दिन में सफाई करने ही वाले थे। लाश की कंडीशन क्या है? सर, बॉडी को प्लास्टिक और बेडशीट्स में लपेटा गया था, इसलिए पानी से कांटेक्ट कम हुआ है। डिकम्पोज हुई है, फिर भी उतनी बुरी हालत नहीं है। शिनाख्त आसानी से हो जाएगी सर। राहुल और हरप्रीत ने किया? जी हाँ, मंजीत के कपड़ों से केरोसिन के अंश भी मिले। वाह पुत्र जी, क्या नाटक किया ना मेरे साथ। मेरे पुत्र को जान से ही मार डाला, और इतने दिन तक मुझे हिम्मत देते रहे, मेरा हौसला बढ़ाते रहे तुम लोग। मंजीत सुन ही नहीं रहा था, अपने आप को जला देने की धमकी दे रहा था वो। अब हाँ तो ठीक है ना, उसे उसके हाल पर छोड़ देते, थकार कर घर लौटा था, फिर मैं उसको 2 थप्पड़ मारती और उसे होश में लेकर आती। 2 थप्पड़ तो मैं भी लगा सकता था ना आंटी जी, लेकिन उस रात से 3 रात पहले भी उसने ऐसे ही बदतमीजी की थी, ऐसे ही अनाप शनाप बक रहा था। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करके उसको घर भेज दिया था। 3 रात बाद फिर आ गया, वही घटिया बात है। पागल हो गया था, बावला हो गया था, लेकिन जान से क्यों मारा उसे? जान से क्यों मारा? शायद मैं भी पागल हो गया था। भाई जैसा था वो मेरा।
आप ही कहती थी हम दोनों भाई, लेकिन वो प्रपोजल। ऐसे जुर्मों को कैसे रोका जा सकता है जो घर की 4 दीवारों के बीच आपसी रिश्तों के कारण हो जाते हैं? मुश्किल है। अब कोई कैसे बता सकता है कि सामने वाले के दिमाग में कौन से भयंकर ख्यालों ने डेरा डाल के रख रखा है, जो कभी भी किसी भी वक्त एक संगीन जुर्म बनकर उमड़ सकते हैं। अब इस बात का अनुमान अगर कोई लगा सकता है तो खुद वो इंसान। जब ये भांप ले कि 2 कदम गलत दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तब जरूरी हो जाता है कि 2 कदम पीछे लिए जाए। गलतियों को छुपाने से ज्यादा जरूरी होता है गलतियों से सीखना। लॉ एंड ऑर्डर जितनी समाज में व्यवस्था बनाए रखने में जरूरी है, उतनी ही घरों में जरूरी, दोस्ती में जरूरी, रिश्तों में जरूरी। दरअसल ये हर इंसानी रिश्ते में जरूरी है। इस केस में लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन का पीड़ित मंजीत ढिल्लों तो है ही, पर उसकी मां परमजीत, राहुल और हरप्रीत का बेटा ऋषि अरोड़ा भी है। ये दोनों अब अकेले और बेसहारा हो गए हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए गए गलत कदमों के नीचे खुद फैमिली के बाकी मेंबर्स ही अक्सर सबसे ज्यादा रौंदे जाते हैं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।